आज यहाँ हम पढ़ब अपने एशिया महाद्वीप के प्रमुख नदियों के नाम। जेमस कुछ हैं, जेमस से हम शुरुआत करते हैं। पहला सबसे शुरुआत अपने भारत से करेंगे। जेमा पहली नदी है ब्रह्मपुत्र, और दूसरी है सीकियांग, तीसरी है इरावती, और चौथी है साल्विन, पांचवी छठी है गंगा और यमुना नदी। इसके बाद आदि। इसके बाद अब एक एक नदी के बारे में डीपली में जानेंगे, तो चलो ब्रह्मपुत्र से शुरू करते हैं। अब जैसे ब्रह्मपुत्र भारत, चीन और बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। हाँ, अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और तिब्बत के चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी हमारी। ठीक। और इस नदी को तिब्बत और चीन में सांगपो नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में पद्मा। यानी कि देखो, ये चेमा युंगडुंग नामक स्थल से निकलती है, यानी कि जगह, प्लेस से। ठीक। फिर उसके बाद ये जब तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के बाद चीन पहुंचती है। तिब्बत और चीन में इसको सांगपो नाम से जानते हैं। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से, पता नहीं ये जगह वहीं से कट लेके अपने यहाँ इंडिया में आती है, तो वहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, मतलब ब्रह्मपुत्र। और फिर उसके बाद अब ये भारत से, आप लोग बताइएगा भारत की किस राज्य से ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है, और जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। बस। अब इसके बाद है सीकियांग नदी, जो कि चीन में है। सीकियांग नदी में क्या कैसे है इसके बारे में चलो जानते हैं। तो जैसे कि सीकियांग नदी ये रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब, रेशम इसमें नहीं उगाए जाते, इसके आरी बगल की जो जगहें हैं, जमीनें हैं, वहां पर रेशम उत्पाद काफी ज्यादा होते थे, इसीलिए रेशम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा कहा गया। ऐसा है, कहा नहीं गया। फिर इसके बाद एक नदी है चायो फ्राया नदी, जो कि थाईलैंड में है। और एक है टिग्रिस नदी, जो कि इराक में है। अब चलो, फिर इसके बाद है येलो रिवर और ह्यांग हो ह्यांग हो रिवर, जिसे चीन का शोक कहते हैं। क्या नाम है? येलो रिवर और ह्यांग हो रिवर, जिसे चीन का शोक कहते हैं। फिर इसके बाद है यांग टीसी यांग। ये ना चीन की सबसे लंबी नदी है, यांग टीसी यांग। फिर उसके बाद है इरावती साल्विन। ये म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं, इरावती और साल्विन, ये म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद है मेकांग नदी जो है ये एशिया में सबसे अधिक देशों में प्रवाहित होने वाली नदी है। यानी कि मेकांग रिवर, जो अपने एशिया कॉन्टिनेंट में मैनी मैनी कंट्रीज में ये फ्लो करती है। ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे एशिया की प्रमुख जल संधियां। अब देखो, जल संधियां का मतलब क्या होता है? जल संधि का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर दो जल वाले क्षेत्र आपस में मिलते हैं, और जमीन वाले दो स्थल आपस में खंड होते हैं, यानी कि खंडी होते हैं। जैसे अगर जल संधि को लेके देखा जाए, तो अपने यहाँ से किसे देख लेते हैं? श्रीलंका को देख लो। लेकिन यहाँ तो इंडियन ओशियन ही है पूरे में। चलो कोई नहीं, नहीं देखते हैं, हमें उतना नहीं आता। ऐसे पढ़ेंगे, देखेंगे, सबको साथ ही में आएगा। फिर उसके बाद है, हाँ, जल संधि का नाम आ गया है, नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। वैसे जल संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट? करंट? आई एम राइट? नो, आई एम नॉट राइट, और आई एम राइट? आई डिडंट नो। यार, हमें इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए ना। हाँ। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा को अलग करता है ये सुंडा जलसंधि है। सुंडा भाई, सुंडा सुंडा जलसंधि है। ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा को अलग अलग करता है। देखो,
इंडोनेशिया जो कंट्री है वो कई द्वीपों से मिलकर बनी है। और जानते हो इंडोनेशिया का द्वीपों का समूह भी कहा जाता है। तो इंडोनेशिया के जो जावा और सुमात्रा द्वीप हैं उनको ये सुंडा जल संधि अलग करती है। और क्या, और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है, और ये हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती भी है। फिर उसके बाद है मलक्का जल संधि। आप लोगों ने तो इसका नाम सुना होगा, मलक्का। देखो इसको याद करने का भी आसान ट्रिक है, माँ से मलक्का, माँ से मलेशिया। अब ये क्या करती है, मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है, ठीक। और ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बस आज हमारे गुरुजी इतना पढ़ा पाए, उनके पीरियड में बीतेगा। अब एक के बाद जब अगले दिन पढ़ाइए ज्योग्राफी, एक के आगे से फिर बताऊंगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।